नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है आपके जीवों में विभिन्नताएं, जनन के प्रकार, जिसमें हम अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को देख रहे हैं। लैंगिक जनन भी पुष्पीय पादपों के अंदर कैसे होता है और मानवों के अंदर कैसे होता है उसकी चर्चा हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। साथ के साथ हम बात करने वाले हैं जनन स्वास्थ्य की भी। आज की इस क्लास में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है मानवों के अंदर लैंगिक जनन, क्योंकि हमने पिछली क्लास के अंदर दोनों तंत्रों के बारे में देख लिया था, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। अब कैसे ये जनन कंप्लीट होगा और एक बच्चा बनेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा हम देखने वाले हैं जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो इस पार्ट से हम क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करेंगे, तो देखो निषेचन पढ़ने के लिए हमें पढ़ना होगा क्या, मासिक चक्र जो फीमेल्स के अंदर चलता है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब जब अंड कोशिका अगर निषेचित नहीं होगी तो क्या होता है, निषेचित हो जाती है तो क्या होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरी कॉम्पिटेंसी हम यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं कि जनन से रिलेटेड जो भी स्वास्थ्य है यानी कि जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है जी, तैयार है आप लोग। देखिए पिछली क्लास के अंदर हमने देख लिया था कि ये जो युग्मक है, नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, इनका निर्माण कहाँ होता है और कैसे होता है, यानी कि पूरे तंत्रों की व्याख्या कर ली पिछली क्लास में, जो आपको एकदम समझ में आ गई ना। अब देखो यहाँ पे ये युग्मक बन तो गए, लेकिन अब इनका मिलन भी तो जरूरी है, तभी तो एक बच्चा बन पाएगा, युग्मक मिलेंगे तो ही तो देखो नर युग्मक जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक क्या है, शुक्राणु यानी कि स्पर्म सेल। अब ये जो नर युग्मक है इनका मादा युग्मक जिसको हम क्या कहते हैं, अंडाणु। मादा युग्मक क्या है अपने पास यहाँ, अंडाणु। तो जो शुक्राणु है और अंडाणु है उनका संयुग्मन यानी कि इन दोनों का मिलना ही क्या कहलाता है बच्चे, निषेचन कहलाता है। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब कौन किसके पास जाएगा, तो मैंने आपको लैंगिक जनन जब बताया था तब बताया था कि जो नर युग्मक है वो क्या होता है, गतिशील होता है, और जो मादा युग्मक है उसके पास पोषण भंडार है। तो ये नर युग्मक कहाँ जाएगा, इस अंडाणु के पास, मादा युग्मक के पास जाएगा, इसके साथ जाके संलयित हो जाएगा, उसी को हम कहेंगे निषेचन। अब जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है। ठीक है, अब इस जायगोट में क्या होगा, विदलन विभाजन होगा और ऐसे करके भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, भ्रूण, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, तो भ्रूण बना। अब ये भ्रूण कहां पर, गर्भाशय में अंतररोपित हो जाता है यानी कि बच्चा लग जाता है और 9 महीने तक वहीं पर ये विकसित होता रहता है। तो ये सारी चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निषेचन की, क्योंकि ये दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले की क्लास में, है ना। अब बात करते हैं जी किसकी, निषेचन की। तो नर मादा युग्मक का मिलना ही आपके क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब ये निषेचन भी ना आपके 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है आंतरिक निषेचन जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और दूसरा आपका होता है बाह्य निषेचन जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आंतरिक निषेचन का मतलब क्या होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक शरीर के अंदर मिले तो उसको हम कहते हैं आंतरिक। नाम से डिफाइन हो रहा है जी, है ना, इससे भी नाम से डिफाइन हो रहा है कि जो युग्मक है वो शरीर के बाहर मिले तो उनको हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम बात करें उभयचर की यानी कि एम्फीबियंस जो जल में भी रहते हैं और जो थल में भी रहते हैं, उनमें आपके बाह्य निषेचन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें स्पीशीज में मछलियों की, है ना,
तो मछलियों में भी बाह्य निषेचन होगा। ये अपने युग्मक शरीर के बाहर छोड़ते हैं और फिर शरीर के बाहर इनका मिलन होता है। लेकिन क्या हमारे अंदर ऐसा होता है? नहीं। अगर हम बात करें मनुष्यों की तो इनमें क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो शुक्राणु हैं वो अंडाणु तक कैसे जाएंगे? मादा की जो योनि मार्ग है इसके द्वारा अंडाणु तक पहुंचते हैं। तो शरीर के अंदर इन दोनों का मिलन हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्लियर सभी को? तो देखिए एक बार यहाँ पर निषेचन क्या होता है? नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। देखो ये आपको जो नजर आ रही है ये कौन सी कोशिका है? ये है जी अंडाणु, यानी कि मादा जनन कोशिका है। ठीक है, और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है? यहाँ पर शुक्राणु है। अब देखो फीमेल की बॉडी में क्या होगा? एक मासिक चक्र के दौरान सिर्फ एक अंडाणु जो है वो विकसित होगा, फैलोपियन ट्यूब में आएगा। अब उस एक अंडाणु तक पहुंचने के लिए बहुत सारे नंबर ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं शुक्राणु, उनमें एक दौड़ लगती है। उस दौड़ में सिर्फ एक शुक्राणु जीतता है, जो कि क्या करता है? इस अंडकोशिका के पास जाएगा और इसका जो एक्रोसोम वाला भाग होता है ना, ऊपर टोपीनुमा संरचना मैंने बताई थी, ये एक्रोसोम वाला भाग क्या करता है? इसकी जो लेयर्स होती है परत, उनमें पेनिट्रेट करता है, अंदर की तरफ प्रवेश करता है और इसमें प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो इसका केंद्रक और इस शुक्राणु का केंद्रक फिर आपस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों के निषेचन के परिणाम स्वरूप फिर क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। तो ये जो प्रोसेस आपको यहाँ पर दिख रही है ये किसकी है? निषेचन की। अब ये निषेचन कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। पहला आंतरिक निषेचन, दूसरा बाह्य निषेचन। आंतरिक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें युग्मकों का संलयन शरीर के अंदर हो। बाह्य निषेचन, जिसमें युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर हो, जैसे कि उभयचर के अंदर, जैसे कि मछलियों के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं आंतरिक निषेचन की। मनुष्य के अंदर होता है जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण द्वारा। तो जो नर जनन कोशिका है शुक्राणु, वो फीमेल के अंदर स्थानांतरित की जाती है, तब जाके इन दोनों का मिलन होता है। इसको हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? जैसे कि मछलियों में होता है, जो आपके युग्मक है वो बाहर मोचित कर दिए जाते हैं शरीर के बाहर। जैसे मान लो फीमेल मछली जो होती है वो क्या करेगी? अपने अंडे दे देगी। ठीक है, अब जो नर मछली है वो आएगी और उन अंडों के ऊपर फैलेगी और अपने शुक्राणु जो है वो रिलीज कर देगी। अब शरीर के बाहर क्या हुआ? अंडाणु भी बाहर उत्सर्जित, शुक्राणु भी बाहर उत्सर्जित, दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं? युग्मनज, और फिर उसमें विभाजन होगा और एक भ्रूण यहाँ पर विकसित होता है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाह्य निषेचन कहा जाता है। क्लियर सभी को? यहां तक निषेचन समझ में आया? तो इस तरीके से क्या हुआ? निषेचन के परिणाम स्वरूप फिर क्या बनता है? यहाँ पर युग्मनज बनता है। अब इस युग्मनज में क्या होगा? विभाजन होंगे, विदलन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक भ्रूण बनेगा। तो देखो मनुष्य में कौन सा निषेचन? आंतरिक निषेचन संपन्न, क्योंकि शुक्राणु मादा के अंदर स्थानांतरित होते हैं। निषेचित अंडा विभाजित होकर भ्रूण विकसित हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? ये अंडकोशिका थी, इस अंडकोशिका में ये शुक्राणु जो है वो आपके आ गए, इसको पेनिट्रेट करके इसमें एंटर कर गया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन गया? युग्मनज बन गया। अब इस युग्मनज में क्या होगा? यहाँ पर विभाजन होंगे और सबसे पहले जो स्टेज आती है उसको हम कहते हैं मोरूला। ठीक है, ठीक है, फिर मोरूला बना, फिर ब्लास्टूला बना, फिर ट्रोफोब्लास्ट बना, और ऐसे करके ये जो ट्रोफोब्लास्ट बनता है फिर वो जाके किसमें? जो यूटेरस वॉल होती है ना, उसमें जाके इस तरीके से अंतररोपित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भ्रूण इस प्रकार से विकसित होता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? क्लियर सभी को? अब देखिए यहाँ पर बात है किसकी? अंतररोपण की। तो क्या हुआ? निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था? फैलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचन संपन्न होगा। क्यों होगा?
क्योंकि अंडाशय से क्या हुआ, एक अंडकोशिका मैच्योर हुई, परिपक्व हुई, और वो कहां पर आ गई, देखो इस अंडाशय से निकलकर एक अंडकोशिका किसने कलेक्ट कर ली, इस फैलोपियन ट्यूब ने, इसकी जो झालर वाली संरचना है उसने। अब इसने कलेक्ट कर ली, ये यहां पर है। अब कौन आएंगे, योनि मार्ग से होते हुए स्पर्म अंदर आएंगे, और उन स्पर्म में से एक स्पर्म क्या कर देगा, इसको फर्टिलाइज। तो निषेचन कहां संपन्न हुआ है, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर हुआ है। दिख रहा है यहां पर। अब देखो, अब इसमें क्या होंगे, विभाजन होंगे, मोरूला बना, ब्लास्टुला बना, ट्रोफोब्लास्ट बना, और वो इस तरीके से जाके ये जो गर्भाशय की दीवार है इसमें अंतररोपित हो जाता है। इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, और नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं इसको कहते हैं कि बच्चा लग गया। यानी कि गर्भाशय में ये जो बच्चा है वो लग गया, ये जो भ्रूण है वो चिपक गया है। अब क्या होगा, जो गर्भाशय की भित्ति होती है, देखो गर्भाशय की 3 भित्तियां होती है। आपने सुना होगा या आपको पता होगा कि जो एक लेडी प्रेग्नेंट होती है उसमें 9 महीने तक मासिक चक्र नहीं होता, यानी कि पीरियड्स नहीं आते। ऐसा क्यों, तो देखो ये जो यूटेरस होती है ना, गर्भाशय, ये बड़ी ही एक अच्छी संरचना है। ये क्या करती है, हर महीने खुद को तैयार करती है एक बच्चे को ग्रहण करने के लिए, है ना, क्योंकि 9 महीने तक बच्चा किस में रहता है, यूटेरस के अंदर रहता है। तो यहां पर अगर मान लीजिए ये जो ट्रोफोब्लास्ट है वो आके अंतररोपित हो जाता है ना, तो ये गर्भाशय की जो इनर लेयर होती है, सबसे अंदर वाली भित्ति, वो झड़ना बंद कर देती है, इसके ऊपर आवरण बनाती है, और इस तरीके से इस बच्चे को 9 महीने तक पेट के अंदर रखती है। ठीक है, तो इसीलिए जो बच्चा है वो कहां लगता है, इस गर्भाशय में, यूटेरस के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं, अंतररोपण, इम्प्लांटेशन कहा जाता है। देखिए यहाँ भ्रूण में लगातार विभाजन द्वारा वृद्धि तथा अंगों का विकास होता है, और 9 महीने तक बच्चा जो है उसी यूटेरस के अंदर विकसित होता रहता है। 9 महीने पर पूरा बच्चा बन जाता है, और फिर वो सर्विक्स से होता हुआ योनि मार्ग के द्वारा बाहर आ जाता है। क्लियर सभी को, यहां तक आई बात समझ में। अब देखिए, अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि ऐसा क्या होता है प्रेगनेंसी के अंदर। तो देखो, यूटेरस जो है, गर्भाशय, एक बढ़िया संरचना है। वो क्या करती है, खुद को तैयार करती है, किसके लिए, हर महीने इस भ्रूण को ग्रहण करने के लिए। अब मान लीजिए कि ये क्या है, यूटेरस, ठीक है, ये इसकी इनर वॉल है। ठीक है, क्या होगा कि जब पीरियड्स आते हैं एक लड़की में, तो क्या होता है, इस यूटेरस की सबसे अंदर वाली वॉल होती है, जिसको भित्ति होती है, उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहा जाता है, एंडोमेट्रियम कहा जाता है, एंडोमेट्रियम। अब ये एंडोमेट्रियम क्या होती है, तो देखो गर्भाशय की सबसे अंतः भित्ति होती है, जो क्या होता है, नॉर्मल दिनों में झड़ती है, हर 28 दिन में, 30 दिन में, ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। अब जब अगर मान लो एक बच्चा लग गया, ये जो भ्रूण है वो गर्भाशय में अंतररोपित हो गया, तो ये जो अंतः भित्ति होती है एंडोमेट्रियम, वो झड़ना बंद कर देती है, और इस तरीके से 9 महीने तक बच्चा जो है एक माँ के गर्भ में पलता रहता है। तो देखो, माँ का शरीर गर्भधारण और उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। गर्भाशय द्वारा प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने और उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। इसकी आंतरिक परत मोटी होती जाती है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है वो मोटी होती जाती है। भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर का प्रवाह भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये भ्रूण जो है इस यूटेरस में लग गया। अब कोई ना कोई चीज होगी ना कि जिसके द्वारा ये बच्चा अपना पोषण प्रदान प्राप्त करेगा, अपने शोषण की प्रक्रिया करेगा, उत्सर्जन की प्रक्रिया करेगा। तो देखो, एक माँ से एक बच्चा जुड़ा रहता है, 9 महीने तक माँ अपने गर्भ में ही उसका ध्यान रखती है, तो वो ये सारी प्रक्रियाएं किस माध्यम से करता है, वो किसी न किसी चीज के द्वारा अपनी माँ से जुड़ा रहता है। तो उस चीज के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, वो क्या है, प्लेसेंटा। क्या है, प्लेसेंटा, जिसको हम कहते हैं अपरा। तो देखो, ये जो अपरा होती है ना, वो एक बच्चे को अपनी माँ से जोड़ने का काम करती है, जिसके द्वारा ये पोषण भी लेगा, श्वसन की प्रक्रिया भी करेगा, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी करेगा। कैसे,
देखो ये पूरा क्या है, एक बच्चा जो माँ के गर्भ में है। ये जो आपको तश्तरी नुमा संरचना यहाँ पर दिख रही है, ये जो तश्तरी नुमा संरचना होती है ये आपके क्या होती है, प्लेसेंटा, इसको हम कहते हैं अपरा। ठीक है, कई बच्चों को क्या लगता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक उसकी टुंडी से जिससे जुड़ा रहता है ना, नाभि से, अपनी माँ से, वो अपरा होती है। नहीं, देखो ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये निकल रही है यहां से एक नली सी जो इसमें अटैच है। तो ये जो नली होती है इसको तो हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसके द्वारा ये तश्तरी नुमा संरचना होती है जो गर्भाशय में धसी रहती है, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा अपरा। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है ना तो ये जो आपकी होती है ना अम्बिलिकल कॉर्ड जिससे ये जुड़ा हुआ है ना, उसको काट दिया जाता है और बच्चे को अलग किया जाता है मां से। ठीक है, तो अब ये जो तश्तरी नुमा संरचना है इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। यही एक मां और एक बच्चे के बीच में कनेक्शन का काम करती है। ठीक है, इसमें भ्रूण की ओर से ऊतक में प्रवर्ध होते हैं, मां के ऊतकों में रक्तस्थान प्रवर्ध को क्या करते हैं, आच्छादित करते हैं। दिख रहा है आपको यहाँ पर। अब इसके कार्य क्या है इस प्लेसेंटा के, तो ये जो तश्तरी नुमा संरचना है प्लेसेंटा जो गर्भाशय में धसी हुई है, इसी के द्वारा एक बच्चा जो है वो पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, ऑक्सीजन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया भी इसी के द्वारा करेगा और जो भी अन्य कार्य है वो इस प्लेसेंटा के द्वारा होते हैं। साथ के साथ जो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन एक बच्चा कर रहा है, देखो 9 महीने अगर वो पेट में है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव है, तो वो सारी प्रक्रियाएं करेगा, उसके जो है जैविक प्रक्रियाएं चालू हो जाएंगी। तो ये सारी जैविक प्रक्रियाएं वो कैसे कर पाएगा, इसी प्लेसेंटा के थ्रू। तो देखो भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान मां के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा ये बच्चा करता है। किसके द्वारा, इस प्लेसेंटा के द्वारा। तो ये जो संरचना आपको यहाँ पर नजर आ रही है ये है प्लेसेंटा, और ये जो नली नजर आ रही है वो क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये क्या है, एक भ्रूण है। क्लियर सभी को। तो ये तो बात हो गई क्या कि जब अंड कोशिका निषेचित हो जाती है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर महीने निषेचित हो रही है, नहीं होती ना भाई, एक बच्चा 9 महीने में जाके पैदा होता है, लेकिन मासिक चक्र तो हर महीने चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या होता है जब अंड कोशिका निषेचित नहीं होती है, तो देखिए जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, तो देखो अगर निषेचन हो गया तब तो एक भ्रूण ठहर गया, कहां पे, गर्भाशय में, 9 महीने तक पीरियड्स नहीं आएंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब क्या होगा अगर अंड कोशिका निषेचित नहीं हुई तो देखो यहां पर अगर अंड कोशिका निषेचित नहीं होती है तो ये जो गर्भाशय की इनर वॉल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या, एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये झड़ना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या होगा, अगले मासिक चक्र के दौरान झड़ना प्रारंभ कर देती है और योनि मार्ग से क्या होता है, फिर जो म्यूकस है और रक्त है वो बाहर आने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रक्तस्राव कहते हैं। कब, जब अंडकोशिका निषेचित नहीं होगी। तो देखो निषेचन नहीं होने पर अंडकोशिका लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, इसका जीवन काल 1 दिन होता है। गर्भाशय की परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर व म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है, जिसको ही हम क्या कहते हैं कि ऋतुस्राव हो रहा है या फिर रक्तस्राव हो रहा है। अब इस चीज को समझने के लिए हमें क्या समझना जरूरी है, जो फीमेल्स के अंदर मासिक चक्र चलता है उसको। तो देखिए अब बात करते हैं हम किसकी, मासिक चक्र की, मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो देखो जो ऋतुस्राव है ना, यानी कि रक्तस्राव जो हो रहा है, ब्लीडिंग जो हो रही है एक फीमेल के अंदर, उसको समझने के लिए पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें समझना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, मासिक चक्र की अवधि होती है लगभग 28 दिन की। अब ये ना ऐसा नहीं है कि सभी फीमेल, सभी स्त्रियों के अंदर 28 दिन की ही होती है, नहीं, सबके अंदर अलग अलग हो सकती है। किसी के अंदर 25 दिन की भी हो सकती है, किसी के अंदर 30 दिन की भी हो सकती है और किसी के में 35 दिन की भी हो सकती है ना। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्लियर, लेकिन एक एवरेज जो हम देते हैं इसको वो 28 दिन का देते हैं। ठीक है, 28 दिन का मासिक चक्र होता है। ये आपको नजर आ रहा है, ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपको बताएगा। देखो सबसे पहले क्या होता है,
लगभग 1 से 3 दिन भी हो सकते हैं, 1 से 5 दिन भी हो सकते हैं, 1 से 7 दिन और 1 से 8 दिन भी हो सकते हैं। यानी कि आपके, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, किसी किसी को ब्लीडिंग 1 दिन होती है, किसी को 2 दिन होती है, किसी को 3 दिन होती है, किसी को 4, किसी को 5, यानी कि वेरी करेगा। ठीक है, तो हो सकता है पहले दिन ब्लीडिंग चालू हो, किसी किसी को तो 1 ही दिन होती है, किसी को 2 दिन होती है ना मिनिमम, और मैक्सिमम तो किसी को 8 दिन भी हो जाती है। तो ये जो पूरी यहाँ पर आपको दिख रही है ये वाला फेज, तो इसको हम कहते हैं ऋतुस्राव, यानी कि रक्तस्राव वाला फेज, ब्लीडिंग फेज। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एक फीमेल होती है उसकी वेजाइना यानी कि योनि मार्ग के द्वारा क्या होगा, रक्तस्राव होगा। क्यों होगा? जो गर्भाशय की अंतर परत होती है वो झड़ती है, एंडोमेट्रियम, उसके झड़ने की वजह से ये स्राव होता है। ठीक है, फिर देखो लगभग 14th डे पर, वैसे ये फिक्स है 14th, लेकिन आगे पीछे भी हो सकता है। 14th डे पर, किसके, पीरियड्स के 14th डे पर क्या होता है जी, 14वें दिन पर एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं अंडोत्सर्ग। क्या कहा जाता है? अंडोत्सर्ग कहा जाता है। ठीक है, ओव्यूलेशन इंग्लिश में कहते हैं। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? तो देखो, ओव्यूलेशन का मतलब है कि 14वें दिन जो अंड कोशिका है वो अंडाशय से निकलकर कहां पर है, उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर है, यानी कि वो बिल्कुल रेडी है किस चीज के लिए, निषेचन के लिए। तो जब अंडाशय से निकलकर एक अंड कोशिका फैलोपियन ट्यूब में आ जाती है तो उसको हम कहते हैं अंडोत्सर्ग। तो 14वें दिन क्या होता है बच्चे, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, ओव्यूलेशन होता है। यानी कि ये पीक टाइम होता है जब एक फीमेल बिल्कुल रेडी है एक बच्चा धारण करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर ये अंड कोशिका रेडी रहती है फर्टिलाइज होने के लिए, निषेचित होने के लिए। अगर मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया, तब तो ये भ्रूण गर्भाशय में अंतर्रोपित हो जाएगा। लेकिन अगर ये निषेचित नहीं हुआ तो ये पूरा 28 दिन की अवधि कंप्लीट होगी और फिर 28 दिन के बाद फिर से जो एंडोमेट्रियम है वो झड़ना प्रारंभ कर देगी। अगर निषेचित हो गई तो नहीं झड़ेगी, निषेचित नहीं हुई अंड कोशिका तो फिर से योनि मार्ग के द्वारा क्या होगा, ये रक्तस्राव स्टार्ट हो जाएगा। तो यही क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक चक्र है। तो ऋतुस्राव क्या होता है कि योनि मार्ग के द्वारा रक्त और म्यूकस निकलता है। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ पर, निषेचन नहीं होने पर प्रत्येक माह गर्भाशय की परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर व म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इसमें 1 माह का समय लगता है। और ऋतुस्राव जो होता है यानी कि ब्लीडिंग जो होती है उसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिन होती है, यानी कि किसी में 2 दिन, किसी में 7 दिन, किसी में 8 दिन, किसी में 5 दिन। ठीक है, इस तरीके से जो है योनि मार्ग के द्वारा रक्तस्राव होता है। इसको हम क्या कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं। क्लियर सभी को? आई नहीं आई यहाँ पर बात समझ में? ये बात हो गई किसकी, फीमेल्स के अंदर चलने वाले मासिक चक्र की, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम इसको कहते हैं, और नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में हम कहते हैं पीरियड्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, जनन स्वास्थ्य की। तो देखो जनन स्वास्थ्य क्या है, कैसे जो है कुछ रोगों से बचा जा सकता है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो जनन स्वास्थ्य होता है जनन से संबंधित जो स्वास्थ्य है उसको हम जनन स्वास्थ्य कहेंगे। यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, जनन स्वास्थ्य के अंदर। ठीक है, यौन क्रियाओं में प्रगाढ़ शारीरिक संबंधों के कारण अनेक प्रकार के रोगों का संचरण हो सकता है। अब देखो क्या होता है, कई ऐसे रोग होते हैं जो अगर एक व्यक्ति को है और उस व्यक्ति ने किसी दूसरी महिला या पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाए, मैथुन की प्रक्रिया की, तो उससे वो जो रोग है उस दूसरे के अंदर भी संचरित हो जाए। तो ऐसे रोगों को हम कहते हैं यौन संचारित रोग। क्या कहा जाता है, यौन संचारित रोग कहा जाता है। इंग्लिश में हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी कहा जाता है। ठीक है, अब ये यौन संचारित रोग आपके जीवाणु से होने वाले भी हो सकते हैं, विषाणु से होने वाले यौन संचारित रोग भी हो सकते हैं।
ठीक है, तो इनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाणु से होने वाले यौन संचारित रोगों की। देखो, दो चीजें हैं, एक तो जीवाणु से होने वाले रोग और एक जीवाणु से होने वाले यौन संचारित रोग। दो चीजें अलग अलग। रोग बहुत सारे हैं, जैसे कि टीबी है, हैजा है, बहुत सारे रोग हैं जो कि किसकी वजह से होते हैं? जीवाणुओं की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसे रोग कौन से हैं जो शारीरिक संबंध बनाने से होते हैं, है ना, जो यौन संपर्क के द्वारा, मैथुन के द्वारा एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, तो वो आपके एसटीडी जो है वो है आपके गोनेरिया और सिफिलिस। क्या है? गोनेरिया और सिफिलिस। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है? तो देखो, क्वेश्चन पूछेगा कि जीवाणु जनित एसटीडी के नाम बताइए, विषाणु जनित 2 एसटीडी के नाम बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं गोनेरिया की। जो गोनेरिया होता है उसके लिए जो रोग कारक होगा ना, वो आपके कौन होता है? गोनेरिया के लिए जो रोग कारक होता है वो है नाइजेरिया गोनेरियाई। नाइजेरिया या जेरिया भी लिख देते हैं अपन इसको, है ना, नाइजेरिया गोनेरियाई। ठीक है, कई जगह निजेरिया भी लिखा रहता है। तो नाइजेरिया गोनेरियाई ये इसका क्या है? रोगजनक है, यानी कि जीवाणु है जिसकी वजह से ये एसटीडी होगी। अब इससे क्या होगा? जो मेल और फीमेल है उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसे कि जनन अंगों में घाव हो जाते हैं, उनमें खुजली होने लगती है, ईचिंग आने लगती है जनन अंगों में। अगर बात करें फीमेल्स की तो उनके योनि मार्ग से वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। जो मेल्स होते हैं उनमें गोनैड्स जो है जनन अंग, उनमें सूजन आ जाती है। तो यह है आपका गोनेरिया। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को है, उसने दूसरे व्यक्ति के साथ यौन संपर्क बनाए तो उसमें भी वो स्थानांतरित हो जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर सिफिलिस की। सिफिलिस के लिए जो रोग कारक होता है वो है आपके ट्रेपेनोमा पैलिडम। क्या? ट्रेपेनोमा पैलिडम। ये क्या है? सिफिलिस का रोगजनक है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? जीवाणु जनित रोग। एक बार देख लेते हैं गोनेरिया में क्या होगा, नर में और मादाओं में। तो देखो, स्त्रियों के अंदर क्या होगा? वाइट डिस्चार्ज होने लगता है योनि मार्ग के द्वारा और जनन अंगों में खुजली होने लगती है। इससे ना जो किडनी होती है ना वो भी अफेक्ट हो जाती है, किडनी भी खराब हो सकती है। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पर पुरुषों की, तो उनमें भी किडनी भी खराब हो सकती है, गोनैड्स में सूजन आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है? आपके गोनेरिया जो रोग है उसके लक्षण है। ये क्या है? जीवाणु जनित एसटीडी है। अब बात करते हैं विषाणु जनित एसटीडी की। इसमें एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? मत्स्य हो गए, इसके बाद एड्स हो गया। अब हम बात करते हैं एड्स की। एड्स का फुल फॉर्म बता सकते हो आप लोग? एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी, है ना, तो आपको आना चाहिए। देखो, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हमने इसको सिंड्रोम क्यों कहा है? कोई कह सकता है, बता सकता है मुझे कि सिंड्रोम क्यों कहा है, रोग क्यों नहीं कहा? तो देखो, जो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हमने इसको इसलिए कहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे रोग एक साथ हो जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे रोग हो रहे हैं, इसीलिए हमने इसको सिंड्रोम नाम दिया है। इसका नाम देखो, एक्वायर्ड मतलब उपार्जित हुआ है। ये जनन जो अंग है उनमें कोई दिक्कत हो जाती है, यानी कि विषाणु जनित रोग है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में गया है, तो ये उपार्जित हुआ है, बचपन से लेकर तो पैदा नहीं हुए। तो इसीलिए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो का मतलब होता है हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। अब उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि उसमें कमी आ जाती है रोगों से लड़ने की। तो रोगों से नहीं लड़ेगा तो बहुत सारी बीमारी बॉडी के अंदर एक साथ, तो इसी को ही हमने कह दिया सिंड्रोम। ये है आपके क्या? एड्स। एड्स के लिए जो रोगजनक होता है, यानी कि जो वायरस है, वो कौन सा है? HIV वायरस है। क्या है? HIV क्या है? इसका रोगजनक है।
क्लियर? HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब कैसे एड्स फैल सकता है, कैसे नहीं फैल सकता, और जो एड्स होते हैं उसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं एक व्यक्ति के अंदर, उसकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे एड्स नहीं फैलता, यानी कि किन किन चीजों की वजह से एड्स नहीं फैलेगा। तो देखो, आपको HIV नहीं हो सकता अगर आप मान लीजिए कोई किसी को HIV यानी कि एड्स है किसी को, है ना, तो अगर आप उससे गले मिल रहे हैं, उसको किस कर रहे हैं, या उसके साथ कोई बेड शेयर कर रहे हैं, उसकी चीजों को आप शेयर कर रहे हैं, तो आपको एड्स नहीं होगा, उससे आप में संचरित नहीं होगा। देखो, अगर किस करने से, उसके जो जानवर हैं उनको पालने से, गले मिलने से, खाना पीना एक साथ शेयर करने से, बाथरूम शेयर करने से, उसका पसीने से, या उसकी व्यक्तिगत वस्तुएं और छींक और खांसी से ये जो एड्स है वो नहीं फैलता। HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होगा, लेकिन किन कारणों की वजह से होगा। जैसे मान लीजिए किसी को एड्स है, HIV संक्रमित है कोई, है ना, तो उस संक्रमित वाले जो व्यक्ति है उसका खून किसी जो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है उसके अंदर चढ़ा दिया जाए, तो ये HIV जो है वो उसमें भी चला जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसा गया, रक्तादान के माध्यम से। दूसरा, अगर हम बात करें, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसको HIV है, तो जो उसका बच्चा है उसके अंदर भी HIV आ जाएगा, इससे जा सकता है। तीसरा, कई जो युवा होते हैं आजकल जो है कई तरह के स्टेरॉइड्स या कई तरह के ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो वो इंजेक्शंस यूज करते हैं। अगर वही इन्फेक्टेड निडल जिसको HIV है, वही निडल किसी दूसरे व्यक्ति ने यूज कर ली, किसी दूसरे युवा ने यूज कर ली, तो उसको भी ये एड्स हो जाएगा, HIV संक्रमित हो जाएगा वो भी। और अगर लैंगिक संपर्क बनाया, यौन संपर्क, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया, तो उससे भी HIV फैलेगा। तो देखिए, अगर किसी भी प्रोटेक्शन के बिना, कोंडोम के बिना मैथुन प्रक्रिया की, या फिर दूषित रक्तादान किया, या फिर ऐसे इंजेक्शन उपकरणों का प्रयोग कर लिया, या फिर मां से बच्चे में चला गया, तो इन सब से HIV फैल सकता है, एड्स हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि HIV में ऐसे कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं एड्स के अंदर, तो देखो, नींद नहीं आती ठीक से, क्योंकि बहुत सारे रोग एक साथ हो रहे हैं, तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली काम नहीं कर रही ठीक से, उसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो बहुत सारे रोग एक साथ हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बुखार भी आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नींद ठीक से नहीं आएगी, स्लीपिंग साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होगा, ठंड लगेगी, मुंह में छाले हो जाएंगे, बुखार आएगा, गला खराब होगा, थकान महसूस होगी, रात में पसीना आएगा, लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाएगी, और त्वचा पे ऐसे चकत्ते उभर आएंगे। ये किसके लक्षण हैं, HIV के लक्षण हैं। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो जो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके साथ यौन संपर्क ना बनाया जाए, और रक्तादान का, इंजेक्शंस का इनका ध्यान रखा जाए, तो इन सब से बचा जा सकता है। ठीक है, ये तो बात हो गई वायरस जनित यौन संक्रमित रोगों की। अब आगे हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, कि गर्भधारण रोकने के उपाय क्या क्या हैं। देखो, जनसंख्या में वृद्धि को कम करने के लिए, पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है तो उसको कम करना जरूरी है। जनसंख्या में वृद्धि को कम करने के लिए, परिवारों को सीमित करने के लिए, जो यौन संचारित रोग है उनको कम करने के लिए कुछ ऐसी युक्तियां अपनाई जाती हैं जिससे गर्भधारण नहीं होता है। अब इन जो पूरी युक्तियां हैं, इनमें 4 टाइप की युक्तियां हम पढ़ते हैं। देखो कौन कौन सी विधि है, यांत्रिक अवरोध विधि, दूसरा है रासायनिक विधि, तीसरा है अंतःई गर्भाशयी गर्भ निरोधक युक्ति, और चौथा है शल्य क्रिया। इससे कोई भी जो लेडी है वो गर्भधारण से बच सकती है, यानी कि वो प्रेग्नेंट होने से बच सकती है। कैसे बचेगी, तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यांत्रिक अवरोध विधि की। अगर हम बात करें कि मैथुन के समय या यौन संपर्क के समय अगर प्रयोग किया जाए कॉन्डोम्स का, तो इसके द्वारा क्या होगा, यांत्रिक अवरोध विधि में बेसिकली क्या होता है, जो शुक्राणु है और अंडाणु है उनके मिलन को रोका जाता है।
यांत्रिक किसी उपकरण के द्वारा, जैसे कि कॉन्डोम्स हो गए। इनके प्रयोग से क्या होगा, जो शुक्राणु हैं वो कहां तक नहीं जा पाएंगे, अंडाणु तक नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहला देखिए, यांत्रिक अवरोध विधि। शिश्न को ढकने वाले कॉन्डोम का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अंतर्गत योनि में रखने वाली युक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिले। दूसरा हम यहाँ पर बात करते हैं रासायनिक विधियों की। रासायनिक विधियों में क्या होता है, कुछ ऐसी गोलियों का प्रयोग किया जाता है, पिल्स खाई जाती हैं, किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा, जिससे गर्भधारण से बचा जा सके। इनका भी एक टाइम होता है कि इन दिनों के अंदर इन पिल्स को लेना चाहिए अपने मासिक चक्र के हिसाब से, या फिर यौन संपर्क कब हुआ है उस टाइम के अकॉर्डिंग इन पिल्स को लिया जाता है। अब ये कौन सी विधि है, रासायनिक विधि। अब ये जो पिल्स होती हैं, ये पिल्स शरीर पर साइड इफेक्ट्स भी डाल सकती हैं। तो ये जो विधियां है ना, रासायनिक विधि, इनको डॉक्टर की सलाह से ही काम में लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी महिला अपने ही हिसाब से इन पिल्स को ले ले। बिना डॉक्टर की सलाह के, परामर्श के ये गोलियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होता है, बॉडी में साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो शरीर में हार्मोन संतुलन का परिवर्तन होता है, अंडमोचन नहीं होने से निषेचन नहीं होगा। ठीक है, कुछ विपरीत प्रभाव भी इनसे देखने को मिलते हैं। क्लियर। तीसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो है कौन है, आपके अंतः गर्भाशयी गर्भ निरोधक युक्ति। इसमें क्या होता है, जैसे कि कॉपर टी है, उसको क्या किया जाता है, यूटेरस के अंदर स्थापित कर दिया जाता है। अब क्या होगा, यूटेरस के अंदर वो स्थापित कर दी, अगर शुक्राणु वहां पर आए तो ये शुक्राणु की जो गतिशीलता है उसको कम कर देता है। ठीक है, कौन, कॉपर टी, क्योंकि इससे तांबा मोचित होता है। ठीक है, तो देखो गर्भाशय में स्थापित एग्जाम्पल क्या है इसका, कॉपर टी। गर्भाशय के उत्तेजन से विपरीत प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। चौथी अगर हम यहाँ पर विधि की बात करें तो वो है शल्य क्रिया। देसी लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको नसबंदी कहते हैं। क्या कहा जाता है, नसबंदी कहा जाता है। ये ना एक परमानेंट इलाज है, किस चीज का, बच्चा पैदा ना करने का, यानी कि गर्भधारण ना करने का परमानेंट इलाज है, जीवन भर का यहाँ पर काम हो जाता है। कैसे, तो देखो शल्य क्रिया में क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं हम पुरुषों की। ये दोनों के अंदर होता है, पुरुषों के अंदर भी और महिलाओं के अंदर भी। पुरुषों में क्या होता है, ये जो शुक्रवाहिका है ना, ये शुक्रवाहिका क्या करती है, यहाँ जो शुक्राणु बने हैं उनको आगे लेकर जाने का काम करती है, नहीं करती है। तो ये जो शुक्रवाहिका होती है उनको काट के बांध दिया जाता है। तो शुक्रवाहिका काट दी तो शुक्राणु आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रोसेस को पुरुषों के अंदर जब शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दे, जिससे शुक्राणु का स्थानांतरण नहीं होता, उसको हम कहते हैं वैसेक्टोमी। क्या कहा जाता है, वैसेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के अंदर भी नसबंदी होती है। देखो महिलाओं में यानी कि स्त्रियों में क्या होता है, स्त्रियों की जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, ये फैलोपियन ट्यूब है, इसमें क्या होगा, अंडा आता है, शुक्राणु आके इसी को निषेचित करता है। तो क्या होगा, ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, यहाँ पर इस फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। इस तरीके से दिख रहा है, इसको काट दिया और इसको बांध दिया यहाँ पर। तो इस फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है, जिससे अगर मान लीजिए शुक्राणु इसको निषेचित भी कर गए हैं तो जो बच्चा है वो गर्भाशय में जाके अंतररोपित नहीं हो। ठीक है, क्योंकि उसका तो मार्ग ही अवरुद्ध हो गया, तो बच्चा नहीं लगेगा तो गर्भधारण नहीं होगा। क्लियर। तो देखो स्त्री की फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध, जिससे अंड का गर्भाशय तक स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है और एक गर्भधारण से बचा जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, बहुत सेफ भी होता है और ये पूरे एक जीवन काल के लिए किया जा सकता है। लेकिन अगर ठीक से नहीं किया जाए ये नसबंदी, तो कई प्रकार के संक्रमण भी हो सकते हैं। भविष्य के लिए पूर्ण सुरक्षित होता है ये क्या, आपके जो नसबंदी है, शल्य क्रिया है, वो असावधानी पूर्वक की गई शल्य क्रिया से संक्रमण तथा दूसरी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। क्लियर। अनचाहा गर्भ भी हटाया जा सकता है।
अब कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से जो अनचाहा गर्भ है वो हटाया जा सकता है। जैसे कि कई लोग क्या होते हैं कि बच्चे के जन्म से पहले ही उसके लिंग का पता लगा लेते हैं और उनको वो बच्चा नहीं चाहिए होता है, तो वो अनेक इन विधियों के माध्यम से क्या करते हैं, उस बच्चे को गिरा देते हैं, जिसको अपन कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं, जो कि एक कानूनी अपराध है। क्लियर? तो देखो यहाँ पर ये जो विधियां हैं इनका दुरुपयोग किसमें होता है, मादा गर्भ के चयनात्मक गर्भपात हेतु ये जो है कार्य वो क्या है, गैर कानूनी कार्य है। जो एक फीमेल चाइल्ड है उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता है, जिसको हम कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं, जिसके लिए सजा का भी प्रावधान है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने किस बारे में चर्चा की है, सबसे पहले हमने देखा है निषेचन क्या होता है, मनुष्य में निषेचन किस प्रकार से होता है, और पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है महिलाओं के अंदर उसकी चर्चा हमने की। दूसरा हमने यहाँ पर देखा कि जो भी लैंगिक संपर्क है या जनन है उससे संबंधित स्वास्थ्य के बारे में। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देखो, सबसे पहले हमने देखा निषेचन, जो नर युग्मक है उसका मादा युग्मक से संलयन निषेचन कहलाता है। दो प्रकार, आंतरिक बाह्य। आंतरिक युग्मकों का जो संलयन है वो शरीर के अंदर, जैसे कि मनुष्य। बाह्य निषेचन, शरीर के बाहर युग्मकों का मिलन, जैसे कि मछली और उभयचर में। ठीक है, अब मनुष्य के अंदर क्या होगा, निषेचन होगा, युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा जो गर्भाशय में स्थापित हो जाएगा। गर्भाशय क्या है, एक बच्चे के लिए अनुकूलित वातावरण है। ठीक है, तो जब ये भ्रूण बना, गर्भाशय में रहा, तो गर्भाशय की अंतः भित्ति खुद को तैयार करती है हर महीने इस बच्चे को धारण करने के लिए। जब बच्चा लग जाता है तो वो किसके माध्यम से अपनी मदर से जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा के माध्यम से। प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है, पोषण भी मिलता है बच्चे को, इससे श्वसन की प्रक्रिया भी होती है, अन्य जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती है, उत्सर्जन होता है, वो सारा इस प्लेसेंटा के माध्यम से करता है। अब अगर अंडकोशिका निषेचित नहीं होती है तो क्या होता है, हर महीने वही अगले 28 दिन बाद जो एंडोमेट्रियम है वो झड़ती है अंतः परत गर्भाशय की, और योनि मार्ग के द्वारा रक्त का स्राव होता है। इस पूरे साइकिल को हम क्या कहते हैं, मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और जो योनि मार्ग के द्वारा म्यूकस और रक्त निकल रहा है उसको हम कहते हैं ऋतुस्राव या रक्त स्राव। ठीक है, 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। क्लियर? अगला हमने देखा जनन स्वास्थ्य। क्या देखा जनन स्वास्थ्य के अंदर, बताओ जल्दी जल्दी। तो देखो, जनन स्वास्थ्य में देखा सबसे पहले संचारित रोग, यौन संचारित रोग एसटीडी, जिसमें जीवाणुजनित गोनेरिया, सिफिलिस, विषाणुजनित एड्स और दूसरा मत्स्य। इसके बाद हमने देखा गर्भधारण को रोकने के लिए कुछ विधियां, 4 विधि। पहला है यांत्रिक अवरोध, जिसमें कोंडोम्स का यूज किया जाता है। दूसरा है रासायनिक विधि, पिल्स यूज में ली जाती है, विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं। तीसरा है अंत्य गर्भाशय युक्ति, कॉपर टी गर्भाशय के अंदर स्थापित। और चौथा शल्य क्रिया। अगर बात करें मेल के अंदर जो होता है वो वासेक्टॉमी होता है, और फीमेल्स के अंदर जो होता है वो ट्यूबेक्टॉमी होता है। ये सारा पढ़ा आज की क्लास में हमने। चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ है। अब हम एक बार आपका असेसमेंट कर लेते हैं, आपको सबको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, अंड का प्रत्येक माह मोचन होता है गर्भाशय द्वारा, अंडाशय द्वारा, योनि के द्वारा या फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। तो देखो, अंड का प्रत्येक माह मोचन किसके द्वारा होता है, अंडाशय से प्रत्येक महीने अंडकोशिका निकल के फैलोपियन ट्यूब में आती है, तो किसके द्वारा हुआ, अंडाशय द्वारा, ओवेरी द्वारा। आंसर आएगा अपना ऑप्शन ब। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 2, जीवाणु जनित यौन संक्रमित रोग है। जीवाणु से होने वाली एसटीडी क्या है, गोनेरिया, एचआईवी, मस्सा या हैजा। तो देखो बच्चे, ये दोनों जो है ना वो आपके वायरस से होने वाली क्या है, यहाँ पर एसटीडी है। अब देखो हैजा जो है ना वो जीवाणु से होने वाला रोग है, लेकिन यौन संचारित नहीं है, यौन संपर्क से नहीं फैलेगा हैजा। ठीक है, जो इसको अपन कहते हैं ना कोलेरा, विब्रियो कोलेरी, जिसका रोगजनक है, वो दूषित पानी की वजह से होता है। तो हैजा यौन संचारित नहीं है, जीवाणु जनित रोग है लेकिन यौन संचारित नहीं है। तो अपना आंसर यहाँ क्या आएगा, गोनेरिया, नाइजेरिया गोनेरियाई की वजह से होता है, ऑप्शन अ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 3,
शल्य क्रिया में पुरुषों की अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर दिया जाता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? तो देखो जी, शल्य क्रिया में अंडवाहिनी, अरे पुरुषों के अंदर तो अंडवाहिनी थोड़ी होती है, शुक्रवाहिनी होती है ना, शुक्रवाहिका होती है। अंडवाहिनी तो महिलाओं के अंदर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। उसको अगर काट के बांधते हैं तो ये क्या है? कथन असत्य है। आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन ब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर। नेक्स्ट, HIV एड्स कौन सा जनित रोग है? यानी कि वायरस से होगा या फिर जीवाणु बैक्टीरिया से होगा? तो HIV एड्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वायरस यानी विषाणु, तो यहां पर क्या आएगा अपना आंसर? विषाणु जनित लैंगिक संचरित रोग है। क्लियर? तो यहां तो हमने कंप्लीट कर लिया अपना पूरा मूल्यांकन। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके बुक के अंदर क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उनकी चर्चा हम एक बार कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? तो जो एक भ्रूण है वो मां के गर्भ में ही अपना पोषण प्राप्त करता है। किससे करता है? प्लेसेंटा, जिसको हम कहते हैं अपरा। क्या कहा जाता है? अपरा कहा जाता है। यह अपरा क्या करती है? एक बच्चे को अपनी मां से जोड़ती है, इसी से श्वसन, उत्सर्जन, साथ के साथ पोषण का काम होता है। देखिए, भ्रूण मां के गर्भस्थ में पोषित होता है, मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, मां से प्लेसेंटा नामक ऊतक से जुड़ा रहता है तथा इसी के माध्यम से जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, अन्य पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा क्या? देखो, जो यौन संचारित रोग है उनसे कोंडोम के उपयोग के द्वारा बचा जा सकता है, लेकिन जो कॉपर टी है उससे तांबे का मोचन होता है जो कि शुक्राणुओं को रोकेगा। ठीक है, उनकी गति को कम कर देगा या उसको जो गर्भाशय है उसमें भ्रूण को रुकने नहीं देगा। ठीक है, तो कॉपर टी से यौन संचारित रोगों से नहीं बचा जा सकता, गर्भधारण से बचा जा सकता है ना? तो देखिए एक बार, नहीं, कॉपर टी यौन संचारित रोगों का स्थानांतरण नहीं रोकता, कॉपर टी केवल गर्भधारण को रोकती है। क्लियर? आई बात समझ में? तो आज की इस क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया आपका चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, जिससे पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाए। क्लियर? मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।